एक अच्छा लोकतांत्रिक देश वही माना जाता है जिसमें किसी की अकाउंटेबिलिटी हो जनता के प्रति, जिसने जनता को चुन करके सत्ता में भेजा है और जो आज सत्ता सुख भोग रहा है, लेकिन उसका दायित्व तो ये भी बनता है कि वो जनता के प्रति अपनी जवाबदेही रखे। इसका सबसे बड़ा सवाल है कि कुर्सी बड़ी या जिम्मेदारी। देश पूछ रहा है जवाब। आज युवाओं का यही सवाल है कि आखिर इस देश में जो किस प्रकार से नीट का पेपर लीक हुआ है बड़े व्यापक स्तर पर, तो इसके प्रति किसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है? कोई तो जवाबदेही हो। अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। अब देखिए, आज देश का युवा एक ही जवाब पूछ रहा है कि कुर्सी बड़ी या नैतिक जिम्मेदारी, कि किस तरीके से नीट जैसे बड़े एग्जाम लीक होते हैं। तो भाई आपसे ये कोई पूछे कि इलेक्शन में आपके वोट लीक क्यों नहीं होते? काश जब चुनाव हो तो उस टाइम पर वोट लीक हो जाए, मज़ा आ जाएगा। अब आप देखिए, देश का युवा आज सिर्फ पेपर लीक का जवाब नहीं मांग रहा है, बल्कि जवाबदेही मांग रहा है कि भाई इस देश में किसी की जवाबदेही है या नहीं। भारत देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। सवाल ये है कि जब लाखों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगे, तब किसी की जवाबदेही तय क्यों नहीं होती है? इसकी वजह से छात्रों ने आत्महत्या तक करने के कदम उठाए। जिनके घर के चिराग बुझे हैं, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? इसी एवज में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसके विपरीत अगर हम भारतीय राजनीति की संदर्भ में बात करें तो पहले भी ऐसे बहुत सारे ऐसे वाकया हुए हैं जब तत्कालीन सरकार के मंत्रियों ने अपने पद से अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझते हुए तुरंत इस्तीफा दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब किसी विभाग में बड़ी चूक हुई है या बड़ा कोई हादसा हुआ है तो तत्कालीन मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं। तो फिर इस सरकार में बैठे मंत्रियों को दिक्कत क्या है? और इस्तीफे की जहाँ तक बात है, तो क्या पहले जैसी परंपरा इस देश में लागू नहीं होनी चाहिए, या फिर जवाबदेही की परिभाषा अब बदल चुकी है? आज की इस रिपोर्ट में हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संजय ढांडा। नीट पेपर लीक मामले में अभी तक जो कुछ भी हुआ वो हमने सबने देखा है। मैं आपको कुछ नाम ऐसे बताता हूं जिन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझते हुए तुरंत अपने पद से इस्तीफा दिया है। आपने सुना होगा कृष्ण मेनन जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के फेवरेट मिनिस्टर होते थे, लेकिन जैसे ही चाइना के साथ डिस्प्यूट हुआ उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। उस वक्त की बातें हैं जब कांग्रेस का पूरे देश में एक छत्र राज होता था, दूसरी पार्टियां उससे बहुत दूर थी। आज की बीजेपी बहुत ही नाम मात्र सीटें ले पाती थी उस वक्त तक। आपको याद होगा देश में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था और उस रेल हादसे में बहुत से लोगों की जानें गई थी। उस रेल हादसे के बाद से मन के अंदर जो पीड़ा हुई और जो लोगों के प्रति एक अकाउंटेबिलिटी होती है, एक ऐसे नेता ने अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझा, जनता के प्रति जवाबदेही को समझा, और वो नेता थे लाल बहादुर शास्त्री। उस वक्त वो रेल मिनिस्टर होते थे और उन्होंने अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसे और भी नाम हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफे दिए हैं बिना किसी प्रोटेस्ट के, यानी कि प्रोटेस्ट होने से पहले ही अपनी अकाउंटेबिलिटी को मानते हुए कि भाई इसका जिम्मेदार मैं हूँ। भले ही रेल एक्सीडेंट किसी एक खामी की वजह से हुआ था, वो कोई लाल बहादुर शास्त्री ने तो करवाया नहीं था, लेकिन उस वक्त वो रेल मिनिस्टर थे और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली कि भाई इस महकमे का जिम्मेदार मैं हूँ और मैं अपने पद से त्यागपत्र देता हूँ। तो ऐसे नेता भी हुए। तो ऐसे में नीट पेपर लीक मामले में इतना बड़ा बवाल हुआ, अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझते तो इस्तीफा दे सकते थे और ये बवाल नहीं होता। छात्रों की 3 ही मांगे हैं। नंबर 1, नीट पेपर लीक मामले में दोषियों के ऊपर कार्रवाई। नंबर 2, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। नंबर 3, इस देश में एजुकेशन सिस्टम को बेटर किया जाए। इस वक्त की अगर बात करें तो देश में नॉर्मल डेमोक्रेसी तो कम से कम महसूस नहीं हो रही है। जिस तरीके के हालात इस देश में बन रहे हैं
कि कोई भी अपनी अकाउंटेबिलिटी को नहीं मान रहा है। यहाँ सिर्फ बात अकाउंटेबिलिटी की ही है, जिम्मेदारी और जवाबदेही की। जब सिस्टम सड़ जाता है तो सवाल उठते हैं और सवालों का उठना लाजमी है, और उस वक्त जिम्मेदारी बनती है नेताओं की जो सत्ता में हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें, जवाबदेही तय करें, गलत को गलत मानें। इस आंदोलन की रूपरेखा को देखिए कि किस तरीके से सरकार का ये सिस्टम यहाँ तक चला। करीबन 1 महीने पहले जंतर मंतर पर यह धरना शुरू हुआ था और उस वक्त कुछ ज़्यादा संख्या में छात्र नहीं थे, लेकिन सरकार को ऐसा लग रहा था कि ये कुछ ही दिनों का है और इसके बाद इतनी भीड़, ये कुछ ही दिनों का है, ऐसा कुछ होगा नहीं बड़ा। लेकिन सोनम वांगचुक की एंट्री के बाद जैसे ही उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की और उसके बाद से ये आंदोलन में उन्होंने अपील की और ये ऐलान किया कि वो 20 तारीख को संसद मार्च निकालेंगे और उसमें देश के कोने कोने से युवा शामिल हों, जिसकी वजह से ये आंदोलन मजबूत हो और जवाबदेही किसी की तय हो। ये यहाँ से शुरू होता है सफ़र। इसके बाद जैसे 20 जुलाई का दिन आने वाला है, उससे पहले ही सोनम वांगचुक को धरने से शिफ्ट कर दिया जाता है सफदरजंग हॉस्पिटल में। और वो किस हालात में उठाया गया था ये हम सब जानते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर नहीं थे, सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे और सफ़ेद चादर लेकर के उन्होंने मंच को घेरा बना करके इस तरीके से सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया था जैसे कि वो कोई क्रिमिनल हो। ऐसा सरकार ने ये सोच करके किया होगा कि सोनम वांगचुक यहाँ के हीरो हैं और उनको उठा करके उनको शिफ्ट कर देते हैं हॉस्पिटल में। इसके बाद ये कुछ बच्चे हैं, ये यहीं पर आंदोलन रुक जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सरकार के लिए उल्टा हो गया। जैसे ही सोनम वांगचुक को उठाया गया, देश के यूथ में एक तरीके से अलग सा जोश पैदा हुआ और उसी दौरान से देश का यूथ और देश के बहुत सारे सामाजिक संगठन, किसान, वो सब दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और दिल्ली में एकाएक 20 जुलाई को इतनी व्यापक स्तर पर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद संसद मार्च भी निकला, लेकिन बीच बीच में पुलिस बल प्रयोग किया गया। अब ये सोचा, अच्छा ठीक है, संसद मार्च निकालने की नौबत आ गई, कोई बात नहीं, इनको दिल्ली पुलिस के हाथों पिटवा दो। ये भी सरकार का ही खेल होता है कि कोई भी कर्मचारी अपनी मर्जी से इस प्रकार का स्टेप नहीं उठा सकता है। सरकार का सीधा सीधा उसके ऊपर हस्तक्षेप होता है, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने कुछ युवाओं पर लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले छोड़े और इसके बाद आपने देखा कि सोच करके कि भाई आंदोलन रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद विपक्ष का भी काफ़ी हद तक इसमें हस्तक्षेप हुआ और आज आप देख पा रहे हैं कि जंतर मंतर पर अब भी हज़ारों की तादाद में देश के कोने कोने से हर रोज़ ट्रेनों से युवा पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर यह आंदोलन तो अब गति पकड़ रहा है। इस समय अब सोशल मीडिया का है। मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें तो टोटली सरकार के कंट्रोल में है। वो पूर्ण रूप से इस आंदोलन में साइलेंट मोड पे रहा है, या हम कहें कि एक तरफा प्रचारी पत्रकारिता की है सरकार का गुणगान करने का, या फिर यूथ को जो प्रोटेस्ट था उसको साइड में रख करके और दूसरे पहलू को उन्होंने ऊपर रखा है। और इसका खामियाजा उन मेन स्ट्रीम मीडिया के अच्छे पत्रकारों को भी भुगतना पड़ा है, क्योंकि सारे पत्रकार ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि ये बड़े संस्थानों की आपसी डील होती हैं, आपसी एक उनका सरकार के साथ में समन्वय होता है और पत्रकार इसका खामियाजा भुगतते हैं, क्योंकि उनको नौकरी करनी है, अपने बच्चे पालने हैं। इस सब के पीछे जो सबसे बड़ी जो वजह बनी थी ना, वो सबसे बड़ी वजह बनी इस देश के CGI, जिन्होंने यूथ को कॉकरोच की संज्ञा दे डाली थी। भले ही उन्होंने बाद में उसको लीपापोती कर दिया था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले आंदोलन देश में नहीं हुए, इससे पहले भी आंदोलन हुए, लेकिन ये पिछले 50 साल के दौरान युवाओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन रहा है। हम बात कर रहे हैं, आपको एक बार फिर थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूँ। ये बात है 1974 की, 1974 में, जब देश में बेरोजगारी, जब देश में शिक्षा का ढांचा एक तरीके से गड़बड़ा गया था और उस वक्त युवाओं में ज़बरदस्त रोष था। और ये प्रोटेस्ट हुआ था JP के निर्देशन में, जयप्रकाश नारायण जी के निर्देशन में। और आपको पता है कि कुछ लोग उसको JP आंदोलन बोलते हैं, कुछ लोग उसको बिहार आंदोलन भी कहते हैं, लेकिन देश के तमाम हिस्सों में उस वक्त यूथ ने प्रोटेस्ट किया था। और उसके बाद से आपने देखा कि किस तरीके से जैसे इलेक्शन हुआ तो उस वक्त
आप राजस्थान से बंगाल तक का एरिया देखेंगे तो उस वक्त तक का इतिहास उठा करके, मैप उठा करके देख लीजिए पॉलिटिकल, तो उसमें आपको दिखेगा कहीं भी कांग्रेस की सीट नज़र नहीं आएगी। तो ये बदलाव देखा गया था उस वक्त, क्योंकि जब यूथ परेशान होता है तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई बड़ी दिक्कत होगी। हालांकि बाद में इमरजेंसी का एक टाइम पीरियड भी आया था जिससे और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई थी, लेकिन उस वक्त लोगों को एकजुट करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर, आग की तरह सूचनाएं फैलती हैं, अब लोगों को इकट्ठा करना बहुत ईजी है। इसलिए युवाओं को हल्के में सरकार ना ले। आंदोलन की बात करते हैं, जब दिल्ली में अन्ना आंदोलन हुआ था, जब अन्ना हजारे आंदोलन पर बैठे थे, उस आंदोलन को और इस आंदोलन को कैसे हम एक तरीके से देखें, तो अगर अन्ना आंदोलन को देखा जाए तो उस वक्त देश में बिना किसी रिस्क के लोग आ जा रहे थे और उन्हें कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी। देश का मेन स्ट्रीम मीडिया भी वहाँ पर घंटों खड़े होकर के, और ये बड़े जोश के साथ वो लोग बोलते थे सरकार के खिलाफ। लेकिन आज आप देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया साइलेंट है। एक अंतर सबसे बड़ी जो एक आज के इस आंदोलन को लेकर के देखें तो वो ये है कि इस वक्त रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा है। कोई आदमी नौकरी कर रहा है तो वो बड़ी रिस्क उठा करके वहाँ तक पहुँच रहा है, संसद तक, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे कि किस प्रकार से नज़र रखी जाए कि कौन इस आंदोलन में हिस्सेदारी कर रहा है। तो इस आंदोलन में रिस्क ज़्यादा रहा है। तो ये क्या है, ये सरकार का एक तरीके से कंट्रोल करने का ही तो पैमाना है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ। नमस्कार।